एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अमित त्रिपाठी एंड हम शुरू करने जा रहे हैं VNS 041 का ब्लॉक नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच एंड प्रोसेस। चैप्टर नंबर 3 जो था हमारा, उसमें एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, उसमें थोड़ा सा पोर्शन रह गया है। मैं उसको कल मोस्ट प्रोबेबली पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा आपको। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि एपिडेमियोलॉजी पढ़ा दीजिएगा, तो मैं एपिडेमियोलॉजी डेमोग्राफी बहुत जल्दी कवर कराऊंगा। इसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन के अंदर एक चैप्टर ख़त्म करा दिया करेंगे ताकि बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी लोग कहते हैं बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा समझने वाला सब्जेक्ट है, कोई खास टफ नहीं है। एपिडेमियोलॉजी होती क्या है, मेनली हम बात करें डेफिनेशन बहुत सारी मिल जाती हैं हमें जगह जगह, जैसे हमारी बुक में दी गई है, एपिडेमियोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। ठीक है। मैं लेकिन इसको कुछ हट के थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक ओवरव्यू दूंगा आपको। एपिडेमियोलॉजी होती क्या है, ये देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट एंड इवेंट्स। हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इस पूरी डेफिनेशन को छोड़ दीजिएगा। कोरोना आया, हमको पता चला कि चाइना में है। ठीक है। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट गए, फाइंड आउट किया कि भाई उनने का पर्टिकुलर इस स्टेट में है, किसी एक राज्य में उसके है। वहाँ गए, साइंटिस्ट ने 3 आस्पेक्ट में उसको देखा। किसको? कुछ आस्पेक्ट होंगे, हम कैसे स्टडी करेंगे किसी नई डिसीज़ के बारे में। 3 आस्पेक्ट होते हैं मोटे मोटे। एक होता है टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इनको समझते हैं। टाइम, किस टाइम पे ये डिसीज़ होती है, पूरी साल भर हमने इसको ऑब्ज़र्व किया, क्या ये अगली साल फिर रिपीट होती है? अगर रिपीट होती है तो साइक्लिक है, इसकी एक साइकिल बनती है, हम इसको लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे। सीजनल है, मतलब किसी पर्टिकुलर सीज़न में ये बीमारी आती है तो सीजनल हो गया। ठीक है। या वन टाइम होके ख़त्म हो जाती है, ये पूरा टाइम का हो गया। पूरी डिटेल हम बाद में फिर से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती है, उसके पहले एक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना आया, चाइना में हमारे साइंटिस्ट गए, हमें पता चला इस पर्टिकुलर एक राज्य में यहाँ बीमारी है। हमने 3 पैरामीटर सेट किए, उनके अकॉर्डिंग उस कोरोना की स्टडी शुरू कर दी। टाइम, क्या किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हो रहा है? ठीक है। क्या ये साल में बार बार रिपीट हो रहा है? साइकिल बन रही है। साइकिल मतलब जनवरी में हुआ, फिर अगली जनवरी में फिर हुआ, फिर अगली जनवरी में फिर हुआ। क्या सीजनल है? रेनी सीजन से इसका कोई रिलेशन है, या विंटर से है, या किसी और सीजन से है? ठीक। फिर प्लेस, क्या रूरल एरिया में ज़्यादा होता है, क्या अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है, क्या हिली एरिया में ज़्यादा होता है, क्या जहाँ मतलब प्लेन एरिया में ज़्यादा होता है, क्या पानी के पास ज़्यादा होता है, कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ ज़्यादा होता है। ऐसे 50 हमने इसमें प्लेस के अकॉर्डिंग किया। फिर आए पर्सन, किन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा होती है, किन में कम होती है। अगर जिनमें कम होती है वो उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, जिनमें ज़्यादा होती है उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। हमने इसके बारे में पूरी चीज़ पता कर ली। ठीक है। हमें पता चला कि कोरोना पर्टिकुलर 2 सीज़न जब चेंज होते हैं, अमूमन जब हमें जुकाम होता था उसी समय पे कोरोना वायरस ने ले लिया। पहले हमारा वायरस अलग था जुकाम के समय, मतलब समर्स, जैसे गर्मियों के बाद बरसात आती है तो उसमें अमूमन लोगों को वायरल हो जाता है, तो वायरल डिसीज़ की जगह पे कोरोना होने लगा। ठीक है। हमने कहा हाँ भाई, साइकिल तो है इसकी, रिपीट हो रहा है, सीजनल भी है। ठीक है। प्लेस, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं हुआ, सारे ही प्लेस में हो रहा है। पहले माना जाता था जहाँ गर्म है वहाँ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले की धारणा थी, वो धारणा बदलती चली गई। किन पर्सन में हुआ, उनने का सब जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है उनमें होने की संभावना है। अब हमने स्टडी कर ली, स्टडी करके हम दूसरी कंट्री में वापस आ गए, अपने इंडिया। हमने स्टडी करने के बाद लोगों को बताया भाई ये इन टाइम पे ये कोरोना बीमारी होती है। ठीक है। इन प्लेसेस में हो सकती है,
ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ ना हो। जो लोग ऑलरेडी सांस की बीमारी से ग्रसित हैं, लाइक अस्थमा, लाइक टीबी, हाँ, उनको ये होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक, अब हमने इसके हिसाब से बचाव की तैयारियाँ शुरू कर दी। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने स्टडी की कोरोना की, कहाँ की, चाइना में, इन पैरामीटर्स को लेके वो स्टडी का उपयोग हमने किया इंडिया में आके। अगर कोरोना बहुत देर में फैलता, ये तो बहुत तेज़ी से फैल गया, सपोज़ ये बहुत लंबा समय लेके फैलता, 1 साल चाइना में फैला, उसके 1-2 साल बाद इंडिया में फैलता, तो हम क्या करते, इस स्टडी का पूरा उपयोग अपनी कंट्री को बचाने के लिए कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से फैला तो इसका उपयोग नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमें ये तो पता चल गया कि भाई हाथ धोने से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। ये सब स्टडीज़ के थ्रू आता है। ये पूरी स्टडी होती है एपिडेमियोलॉजी। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, डिसीज़ का, और डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, किसके, हेल्थ रिलेटेड स्टेट मतलब स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं उनके, और कोई इवेंट, कोई घटना उस दौरान हो गई है कि स्टडी करना बीमार लोगों में, और उस स्टडी का उपयोग करना स्वस्थ लोगों को स्वस्थ रखने में, और लोग जो बीमार हो गए हैं उन्हें ठीक करने में। ठीक है, किसी को ना समझ में आई हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं और डिटेल में बता दूंगा। ठीक, इसके बाद हम चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में बाद में जाएंगे। आज हम कुछ स्टडीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो सब चैप्टर के सबसे लास्ट में दी गई हैं। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, ये भी बहुत टफ होती हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ इनको, कोशिश करूँगा, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाएं, प्लीज़ माफ़ करना। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी एंड डिज़ाइन, खोल लेता हूँ बुक। इसमें कुछ स्टडीज़ होती हैं, हमारी सबसे लास्ट में इस चैप्टर की दी गई हैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में। उसमें बहुत छोटे में दी गई स्लाइड्स में, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया है। 2 तरीके की स्टडीज़ होती हैं, एक होती है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, एक होती है ऑब्जर्वेशनल, एक होती है एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ वो होती है जिसमें हम केवल दूर से ऑब्ज़र्व करते हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। कोरोना आया, हमने कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया, हमने कोई भी बदलाव नहीं किया, दूर से देखा कि भाई कब फैला, किसको फैला, क्यों फैला, क्या कारण था, कैसे हुआ, वो हो गया ऑब्जर्वेशनल स्टडी। हमने ऑब्जर्व करके हिसाब लगाया, ये इन लोगों को होता है जिनको सांस की बीमारी है, जिनको सांस के रोगी हैं उनको ज़्यादा फैलता है, और सीजनल है, हाँ साइकिल होती है, बार बार फैलता है, एक बार होके नहीं रुकता। ठीक है, सब कुछ किया। एक्सपेरिमेंटल, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने दवाइयाँ दी लोगों को, हमने वैक्सीन दिया, और फिर देखा कि लोग कौन बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं, कौन कम बीमार पड़ रहे हैं। उन सब चीज़ों की स्टडी इसमें आती है एक्सपेरिमेंटल में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन। मोटे मोटे तौर पर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी 2 तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से इनकी डेफिनेशन के तौर पर मैं दिखाई देता हूँ। ये एक बाइनोकुलर दिखाई दिया गया है, मतलब हम दूरबीन से बाहर से देख रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं, डॉक्टर लोग, ये एक्सपेरिमेंटल हो गया। ऑब्जर्वेशनल, वी डू नॉट इंटरवीन इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते, इंटरवीन मतलब छेड़छाड़। सिंपली ऑब्जर्व द डिसीज़, हम सिंपली डिसीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, और एसोसिएटेड फैक्टर, उससे संबंधित सभी फैक्टर्स, कारकों को हम निर्धारित करते हैं, देखते हैं दूर से कैसे फैल रही, क्यों फैल रही, किसको फैल रही, क्या, बाकी कुछ नहीं करते। इसके बाद होता है एक्सपेरिमेंटल, डिलिबरेटली इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट भी हो सकता है, वैक्सीन भी हो सकती है, कुछ प्रिवेंटिव दवाइयाँ भी हो सकती हैं, जैसे विटामिन सी वगैरह खाते रहे इम्यूनिटी पावर बूस्टअप करने के लिए, वो सब। तो हम देखेंगे भाई जिन्हें दवाई दी गई हैं वो उनमें ज़्यादा बीमार पड़े, कि जिन्हें दवाइयाँ नहीं दी गई हैं उनमें ज़्यादा बीमार पड़े, तो उससे हम ये डिसाइड कर लेंगे नहीं दवाइयों से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल। यहाँ कुछ नहीं है, हम जो हो रहा है होने देते हैं, बस केवल देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे भी लिखी है। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ किस किस तरीके से होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, एनालिटिकल स्टडीज़। एनालिटिकल में भी 2 तरह की होती हैं, केस कंट्रोल स्टडीज़ और कोहॉर्ट स्टडीज़। यहाँ पे भी ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं ये भी 3 तरीके की होती है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल। ये चैप्टर बहुत अच्छे समझने का है, ये पर्टिकुलर पोर्शन जिन्हें ये समझ लिया, ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। जिसको ना समझ में आए कृपया बिना संकोच किए मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, अब है
सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हम पहले भी आपको बता चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में सीधा सीधा आता है पूरी स्टडी को डिस्क्राइब करना। द डिसीज़ इज़ ऑब्जर्व्ड, डिसीज़ को बाहर से ऑब्जर्व किया जाता है इन द कम्युनिटी एज इट ऑकर्स, जैसे ही ये डिसीज़ होती है उसको कम्युनिटी में ऑब्जर्व किया जाता है बाहर से देख के, ठीक है। इट इज़ अ टिपिकल डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ये टिपिकल डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। द डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ स्टडीड इन द पॉपुलेशन इन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ, स्टडी किया जाता है डिसीज़ को और फिर डिस्क्राइब किया जाता है टाइम के हिसाब से, पहले बता चुका हूँ, प्लेस के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ा सा और डिटेल लिखा हुआ है, टाइम क्या, प्लेस क्या, पर्सन क्या, ये भी पढ़ लेते हैं। टाइम क्या हो गया, क्या ये शॉर्ट टाइम के लिए है, शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन लाइक फूड पॉइजनिंग, रोड एक्सीडेंट, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, एक बार हुई ख़त्म हो गई। क्या ये पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियोडिक में दो चले, पीरियड मतलब कुछ पीरियड के बाद ये बार बार आ रही है, क्या पीरियड है, तो फिर क्या है, क्या सीजनल है, सीजनल लाइक मलेरिया रेनी सीजन में होती है। और क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब एक निश्चित समय के बाद फिर से लौट के आ रही है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हो गया लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक खींचने वाली बीमारियां हैं। इसके बाद किसके टर्म में बात करेंगे, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये नेशनल है, किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, इंटरनेशनल लेवल में फैलने वाली है, कहाँ हो रही है डिसीज़, या किन लोगों को हो रही है, किन एज में हो रही है, ज़्यादा हो रही है, किस सेक्स में ज़्यादा हो रही है, किस रेस में ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इन टर्म्स के बारे में हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके थे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में इन 3 टर्म्स के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। इनको पता करके हम क्लू निकाल लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बीमारी कब हो, किस समय पे हो रही है, ठीक है, किस जगह पे ज़्यादा हो रही है, किन लोगों को हो रही है। तो दूसरी कंट्री में जैसे चाइना में स्टडी की, इंडिया में क्या बताया लोगों को, भाई इन लोगों को हो रही है, इस समय हो रही है और इस वाले लोग को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, इस एरिया में ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, तो उन्हें अपना बचाव करना, यही एपिडेमियोलॉजी है। स्टडी करना है डिसीज़ की किसी दूसरे एरिया में इफेक्टेड लोगों के बीच में, और दूसरी कंट्री के लोगों को या दूसरे एरिया के लोगों को बचाने के लिए उस जो स्टडी की है उपयोग करना एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। बहुत आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ है दिस गिव्स अ क्लू रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं भाई, हमें पता है जिनको अस्थमा की बीमारी ज़्यादा है वो रिस्क पे हैं, ठीक है, या जब सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो रिस्क में है कोरोना में, क्योंकि वो सांस की बीमारी है, ठीक है। रिस्क फैक्टर ऑफ द डिसीज़ के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट से फैलती है, हाथ छूने से फैलती है, 2 गज की दूरी तक फैलती है, इसके बाद नहीं फैलती है, मतलब ये सारे फैक्टर्स हमने उसमें डिसाइड कर लिए। वन और मोर विच मे बी एक्चुअली भी केस ऑफ द डिसीज़, जो कॉजेज़ ऑफ द डिसीज़, 1 या 2 रिस्क फैक्टर जो कि एक्चुअल कॉज कर रहे हैं डिसीज़ के, ठीक है। अब केस रिपोर्ट मतलब एक व्यक्ति की खुद की रिपोर्ट, कोई एक व्यक्ति दिखाने आया, उसके बारे में पहले पता चला। सबसे पहले कोरोना का भी एक ही मरीज पे एक डॉक्टर ने कहा था कि कुछ डिफरेंट टाइप की बीमारी है, लेकिन उसको चाइना ने जेल में डाल दिया था, ऐसा रिपोर्ट्स आई हैं। एक केस रिपोर्ट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल विद द डिसीज़, एक सिंगल इंडिविजुअल की डिस्क्रिप्टिव स्टडी है डिसीज़ के बारे में। एक केस रिपोर्ट, उसका खुद का रिपोर्ट एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी बन जाएगी एक सिंगल इंडिविजुअल्स की। बट उसी एरिया के और भी लोगों को पेशेंट आए तो उसका केस सीरीज़ बन गई, बहुत सारे लोगों की सीरीज़ बन गई, तुमसे तुम में आई, तुमसे तुम में आई, तुमसे तुम बीमार पड़े, तो एक लंबी सीरीज़ बन गई। केस सीरीज़ स्टडी ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ द कॉज ऑफ द डिसीज़, बहुत सारे केसेस ऑफ द डिसीज़, मतलब एक पूरे पर्टिकुलर एरिया में छोटे ग्रुप के लोगों को पता चला कि ये सीरीज़ बनी, तो वो केस सीरीज़ कहलाने लगेगी उन सब के बारे में स्टडी करने में। दे आर मोस्ट लाइकली टू बी यूज़फुल व्हेन द डिसीज़ इज़ अननोन, ये इसलिए यूज़फुल होगी, सबसे पहले एक केस आया, फिर उसके बाद बहुत सारे केसेस आए, ये वही कोरोना के लिए पहले एक पेशेंट आया था, फिर कुछ ज़्यादा आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुई कौन सा, डिसीज़, अननोन डिसीज़ की फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, ये वही बीमारी जो पहले भी हुई थी, अरे फिर से पता किया, ऐसा किया, उस तरीके से होते चलेगी। एंड कॉज एक्सक्लूसिवली अ सिंगल काइंड ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। जैसे कुछ डिसीज़ के बारे में दिया गया है, हमें इतना डिटेल ये नहीं पढ़ना है, हमारे में नहीं, हम तो केवल स्टडी के लिए रखा हुआ है आपके, ये होती क्या है ये भी मत पढ़िएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल है, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल है। कॉलरा को 18वीं शताब्दी में कॉलरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था,
अमेरिका में क्या होता था, उस समय कॉलरा बहुत होता था, तब बैक्टीरिया की खोज भी नहीं हुई थी। ठीक है, लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच ने की थी, अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, 1870 में की थी उनने करीबन। 18 सेंचुरी थी, लेकिन 1870 के समथिंग हुई थी, 1800 की बात कर रहा हूँ मैं। तब कोई बैक्टीरिया नहीं, किसी को पता था कि बैक्टीरिया भी कुछ होता है। उनने क्या किया, स्टडी की, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, सर्च फॉर द केसेस इन द पॉपुलेशन, ढूंढने गए पेशेंट्स कौन हैं कॉलरा के। फिर उनने क्या किया कि उनने ये पाया प्रिविलेंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट, न्यू एंड ओल्ड। ठीक है, उन्होंने पाया, पिछले चैप्टर्स में ये प्रिविलेंस की डेफिनेशन बता चुका हूँ, उन्होंने पाया कि प्रिविलेंस यानी बहुत ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं अराउंड द पर्टिकुलर हैंडपम्प, किसी पर्टिकुलर हैंडपम्प के पास में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं कोलरा के, जबकि जहाँ हैंडपम्प नहीं लगा है उस एरिया में नहीं मिल रहे हैं। तो उनने इसके हिसाब से क्लू मिलाया कि जो कॉजिटिव फैक्टर है, जो पॉजिटिव फैक्टर है इन्फेक्शन का, वो है, वो ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द वाटर, पानी के थ्रू। तो उनने क्या किया, हैंडपम्प के डंडे निकाल दिए, तो देखा कुछ दिनों के अंदर वो बीमारी कंट्रोल हो गई। तो उस समय इनने एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी से पता कर लिया कि किस कैसे, सबसे पहले गए वो, उनने देखा कि कहाँ कहाँ ये बीमारी फैल रही है, प्लेस के अकॉर्डिंग, किस टाइम पे हो रही है, रेनी सीजन में, किस प्लेस में हो रही है, हेडपम्प के बगल में, किस एरिया में हो रही है, किस लोगों को हो रही है, सभी को हो रही है, सारी बूढ़े बच्चे जवान सारे ही बीमार हो रहे हैं। फिर किस एरिया में हो रही है, जहाँ हेडपम्प है। तो उनने से क्लू निकाल लिए कि हेडपम्प से कुछ हो ना हो इसका रिलेशन है, तो उनने उसके हैंडल निकाल लिए। हैंडल निकालते ही ये लिखा है पुलिंग आउट द हैंडल्स ऑफ द हेडपम्प। उनने देखा कि हेडपम्प निकालने के बाद वो बीमारी रुक गई। ठीक है, आज मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, इस टॉपिक को, और आगे हम पढ़ेंगे। इसमें केस कंट्रोल स्टडी और भी स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊँगा। हमारी किताब में हालांकि दी गई होगी, लेकिन पीपीटी में थोड़ा कम दिया है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा था। दूसरा, जिनको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एपिडेमियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। और अभी तो जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है आपको, अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन ही शुरू नहीं किया, पहली स्लाइड ही शुरू नहीं की। कल से हम, सबसे पहले तो मैं आपको वो वाला चैप्टर फिनिश कराऊंगा जो पहले वाला चल रहा था, हेल्थ एंड सैनिटेशन, वो सॉरी एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर को और भी डिटेल से पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और भी अच्छे से बताऊँगा। ठीक, एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। थैंक्स अ लॉट। मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।